साथियों, इस वीडियो में हम लोग 19 मई 2026 का करंट अफेयर, स्टैटिक जीके और उससे संबंधित जीएस को पढ़ेंगे। उससे पहले लास्ट डे के करंट अफेयर का अर्थात 18 मई 2026 का करंट अफेयर का क्विक रिवीजन हम कर लेते हैं। पहला प्रश्न था, भारत कॉमन क्राइटेरिया डेवलपमेंट बोर्ड का अध्यक्ष नामित हुआ। भारत इसका सदस्य कब बना? तो उत्तर 2013 में। हमारा भारत कॉमन क्राइटेरिया डेवलपमेंट बोर्ड में 2013 में जुड़ा था साथियों। अभी 2 साल के लिए अध्यक्षता हमारे भारत को मिली है। दूसरा प्रश्न, भारत किस देश से गुजरात तक सबसी गैस पाइपलाइन बनाने की योजना प्रारंभ करेगा? तो ओमान देश, ध्यान रखिएगा, ओमान देश तक। तीसरा प्रश्न, कैबिनेट ने भारत के पहले सेमी हाई स्पीड रेलवे कॉरिडोर को कहां विकसित करने की मंजूरी दी है? तो उत्तर हो जाएगा गुजरात में। यह देसी मॉडल पर बनेगा साथियों। अगला प्रश्न, हाल ही में पश्चिम बंगाल विधानसभा के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया? तो रथिंद्र बोस जी को। अगला प्रश्न, एटोर गिडी महोत्सव हाल ही में कहा मनाया गया? तो अरुणाचल प्रदेश का उत्सव महोत्सव है आदिवासी। हाल ही में राष्ट्रीय डेंगू दिवस कब मनाया गया? तो 16 मई को राष्ट्रीय डेंगू दिवस मनाया जाता है हर साल। भारत की पहली एकीकृत कार्बन कैप्चर यूटिलाइजेशन एंड स्टोरेज फील्ड प्रयोगशाला की सुविधा कहाँ शुरू की गई? तो आईआईटी बॉम्बे महाराष्ट्र में। अगला प्रश्न, भारत की पहली हाइड्रोजन संचालित शटल बस सेवा किस संगठन द्वारा शुरू की गई? डीएमआरसी और इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन, आईओसी और डीएमआरसी के द्वारा। नंबर प्रश्न, हाल ही में भारत में पहली बार लॉन्च की गई डोनेन मैप चिकित्सा दवा का संबंध किस रोग से है? अल्जाइमर रोग से संबंधित मेडिसिन अमेरिका के एली लिली कंपनी ने बनाया है। सीबीआई के निदेशक का कार्यकाल हाल ही में 1 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया। उनका नाम क्या है? तो हमारे सीबीआई के निदेशक के साथियों प्रवीण सूद जी, इन्हीं का कार्यकाल 1 साल के लिए बढ़ा दिया गया। ये था साथियों लास्ट डे का रिवीजन। अब पढ़ते हैं आज के करंट अफेयर को, 19 मई के करंट अफेयर को। पहला प्रश्न देखिएगा, भारत का पहला सैटेलाइट टैग लगा गंगा सॉफ्ट सेल कछुआ कहां छोड़ा गया? अद्भुत क्वेश्चन साथियों। हमारे भारत में पहली बार सैटेलाइट टैग लगा एक कछुआ है, गंगा सॉफ्ट सेल कछुआ। इस प्रजाति का नाम है गंगा सॉफ्ट सेल कछुआ। सैटेलाइट से इसको कनेक्ट कर दिया गया है ताकि इससे संबंधित और इसके प्रजातियों से संबंधित और इसके प्रजनन संबंधित और इसके जो अंडे बच्चे होंगे उनसे संबंधित हमको डाटा मिलेगा। और ये नए तरीके का इनके पुनर्वास और इनके विस्तार के लिए साथियों यह हमारा कदम होगा, 21वीं सदी का अद्भुत कदम होगा। भारत का पहला सैटेलाइट टैग लगा गंगा सॉफ्ट सेल कछुआ, अभी हाल ही में असम में काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में छोड़ा गया। देखिएगा, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में ये छोड़ा जा रहा है कर्मियों के द्वारा। कहाँ का है ये साथियों? ये है असम का काजीरंगा नेशनल पार्क। असम में, असम के काजीरंगा नेशनल पार्क में कछुए अब सिर्फ बचाए ही नहीं जा रहे हैं बल्कि ट्रैक भी किए जाएंगे। 21वीं सदी का नया तरीका, कंजर्वेशन साइंस का 21वीं सदी का नया तरीका है साथियों। किसने किया है? असम ने किया है। तो असम ने किया है, काजीरंगा ने किया है। तो असम का स्टैटिक जीके देखिएगा। उसके बाद हम असम में साथियों मोस्ट इंपॉर्टेंट जो नेशनल पार्क है, मोस्ट इंपॉर्टेंट ये टॉपिक ही नेशनल पार्क का, और जितना भी नेशनल पार्क असम में है उन सबको हम कवर करेंगे। यहाँ तक कि हम लोग प्रोजेक्ट टाइगर को भी देखेंगे। उससे पहले असम का स्ट्रेटेजी के देखिएगा। यहाँ त्योहार को सही कर लीजिएगा। त्योहार में साथ में त्यों नहीं होता, एक मात्रा होता है, त्योहार होता है। असम का प्रसिद्ध त्योहार है बिहू। असम का प्रसिद्ध त्योहार है बिहू। असम की राजधानी है दिसपुर। असम की राजधानी है दिसपुर। अभी हाल ही में असम में विधानसभा चुनाव हुआ। हेमंत बिश्व शर्मा दूसरी बार असम के मुख्यमंत्री बने हैं। बिहू असम का सबसे फेमस त्योहार है। 3 प्रकार का होता है, रोंगाली बिहू, कोंगाली बिहू और भोगाली बिहू, जिसे माघ बिहू, कांटी बिहू और भोगाली बिहू भी कहा जाता है। अंबुबाची मेला साथियों असम से ही संबंधित है। बैसाखू असम से ही संबंधित एक त्योहार है। देहिंग पटकाई यहाँ पर राष्ट्रीय पार्क है साथियों, नेशनल पार्क है। और बाकी असम चाय के लिए फेमस है। माजुली उत्सव महोत्सव असम में ही मनाया जाता है। माजुली साथियों यहाँ पर नदी द्वीप है और असम में ब्रह्मपुत्र नदी पर माजुली जो नदी द्वीप है वो दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। और असम में साथियों ध्यान रखिएगा 8 नेशनल पार्क है। असम में 8 नेशनल पार्क है और हमारे भारत में 106, 107। भारत में राष्ट्रीय उद्यान में 107 और असम में 8। ये काजीरंगा, डिब्रू सैखोवा, मानस, रायमोना, नामेरी, देहिंग पटकाई, ओरंग और सिखना जलाव। ये साथियों सिखना जलाव अभी 2025 में हुआ है। टोटल 8 नेशनल पार्क असम में है और हमारे देश में 107। यहीं पर आपसे पूछा जाए टाइगर रिजर्व कितने हैं यहाँ पे? तो टाइगर रिजर्व 4 है साथियों। इधर जो लिखा है ये सब टाइगर रिजर्व है। देखिएगा, काजीरंगा टाइगर रिजर्व, मानस टाइगर रिजर्व, नामेरी टाइगर रिजर्व, ओरांग टाइगर रिजर्व, ये 4 टाइगर रिजर्व असम में है। और हमारे भारत में टाइगर रिजर्व 58 है टोटल। माधव टाइगर रिजर्व साथियों, माधव टाइगर रिजर्व एमपी का 58 हुआ था। और 59वां टाइगर रिजर्व अधिसूचित होने वाला है, देवरीगढ़। देवरीगढ़ 59वां टाइगर रिजर्व होने वाला था। देश में 59वां टाइगर रिजर्व हो जाएगा और 107 नेशनल पार्क है। असम में 4 टाइगर रिजर्व है और 8 नेशनल पार्क है। उम्मीद है कि आपको ये डाटा याद रहेगा और महत्वपूर्ण लगा होगा साथियों।
आगे बढ़ते हैं। भारत में पहली बार गंगा सॉफ्टसेल कछुए पर सैटेलाइट टैग लगाया और उसे काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में छोड़ा गया। इसका उद्देश्य इस दुर्लभ कछुए की तरह हर गतिविधि पर नजर रखना है ताकि उसे बचाया जा सके। आगे दूसरा प्रश्न, प्रोजेक्ट सक्षम हाल ही में किस संगठन के द्वारा शुरू किया गया? उत्तर हो जाएगा सी, एनएचएआई, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, राष्ट्रीय राजमार्ग विकास प्राधिकरण के द्वारा प्रोजेक्ट सक्षम शुरू किया गया है। प्रोजेक्ट सक्षम एनएचएआई के द्वारा। एनएचएआई ने साथियों जैसे किसी भी गांव या शहर से होकर के अगर एनएचएआई गुजर रहा है, एनएचएआई के द्वारा निर्माण कार्य हो रहा है, तो उसमें वहां के स्थानीय जो ग्रामीण है उनको रोजगार दिया जाए, इसके लिए शुरू किया गया है। मानो अगर आपके गांव के समीप से अगर नेशनल हाईवे गुजर रहा है, एक्सप्रेसवे गुजर रहा है, तो आपके गांव के लोगों को भी रोजगार देगी एनएचएआई, इसलिए एनएचएआई ने प्रोजेक्ट सक्षम शुरू किया है। उम्मीद है समझ गए होंगे आप। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने हाल ही में सक्षम परियोजना शुरू किया है। इसका उद्देश्य है कि जब सरकार हाईवे बनाती है तो उसके आसपास के गांव के लोगों को भी इसका बेनिफिट मिले, उनको रोजगार मिले, वो आत्मनिर्भर हो। किसने शुरू किया? एनएचएआई। तो एनएचएआई का स्ट्रेटेजी के देखिएगा, संतोष कुमार यादव जी इसके चेयरमैन अध्यक्ष हैं। इसकी स्थापना 1988 के एक्ट में होती है और 1995 में यह अस्तित्व में आता है। नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के अधीन में आता है, जिसके मंत्री हैं नितिन गडकरी साहब। अगर पूछा जाए हमारे भारत का सबसे लंबा नेशनल हाईवे कौन सा है, तो हमारे भारत का सबसे लंबा नेशनल हाईवे NH-44 है, जो साथियों जम्मू कश्मीर से श्रीनगर को जोड़ता है। और सबसे छोटा नेशनल हाईवे वर्तमान में तो NH-966B है, जो 1.5 यानी 1.5 किलोमीटर के लगभग में है साथियों। ये चेंज होते रहता है, ध्यान दीजिएगा। ये वर्तमान का है नेशनल हाईवे 966B, 1.5 किलोमीटर सबसे छोटा। और सबसे बड़ा अगर सबसे लंबा नेशनल हाईवे पूछा जाए तो NH-44 है। बाकी भारत माला परियोजना हमारे देशों में सड़क का जाल बिछाने के लिए, स्वर्णिम चतुर्भुज योजना चारों महानगरों को जोड़ने के लिए हाईवे से। और वहीं पर साथियों अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे लंबा एक्सप्रेसवे कौन सा है, तो दिल्ली से मुंबई एक्सप्रेसवे सबसे लंबा एक्सप्रेसवे। और हाईवे पूछा जाएगा तो नेशनल हाईवे 44 है। यूपी में पूछा जाए तो यूपी में 34 है। यूपी में सबसे लंबा नेशनल हाईवे 34 है। नेशनल हाईवे 34 उत्तर प्रदेश से गुजरने वाला सबसे लंबा नेशनल हाईवे। इसके अलावा साथियों एक और चीज अभी हाल ही में हमारे भारत में गुजरात में और गुजरात के बाद साथियों दिल्ली में दूसरा जो है एक फ्री टोल प्लाजा पर जो बैरियर होता है, फ्री योजना को भी लॉन्च किया गया। हमने 1-2 दिन पहले पढ़ा साथियों। उसका नाम है मल्टी लेन मल्टी लेन फ्री मल्टी लेन फ्री फ्लो, MLFF। क्या आपको याद आ रहा है? याद आ रहा है तो कमेंट करके बताइए साथियों। MLFF ये अभी हाल ही में दिल्ली में शुरू किया गया। और दिल्ली से पूर्व में हमने पढ़ा कि गुजरात में सबसे पहला शुरू किया गया था। ये मल्टी लेन फ्री फ्लो है साथियों, यानी कि आप हाईवे पर अगर जा रहे हैं तो टोल प्लाजा पर आपको रुकने की जरूरत नहीं है। आपकी गाड़ी वहां से निकलेगी और ऑनलाइन जो है आपका स्कैनर से, आपके फास्टैग से जो चार्ज होगा वो चार्ज कट जाएगा। आगे देखिएगा तीसरा प्रश्न, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड में CMD के रूप में किसे नियुक्त किया गया? स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड अर्थात SAIL में अशोक कुमार पांडा जी को चेयरमैन या CMD नियुक्त किया गया है। इन्होंने साथियों श्री कृष्ण कुमार सिंह का स्थान लिया है। कृष्ण कुमार सिंह साहब सेल के CMD और अध्यक्ष थे। इनका स्थान ले लिया डॉक्टर अशोक कुमार पांडा जी। तो ये अशोक कुमार पांडा जी हैं, वर्तमान में सेल के CMD और अध्यक्ष होंगे। सेल यानी स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। इसका स्ट्रेटेजी के देखिएगा, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड का। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड महारत्न कंपनी है। 24 जनवरी 1973 को इसकी स्थापना होती है और हेडक्वार्टर इसका साथियों नई दिल्ली में केंद्रीय इस्पात मंत्रालय के अंतर्गत में यह आता है। इसके वर्तमान में अध्यक्ष और CMD नियुक्त हो गए हैं डॉक्टर अशोक कुमार पांडा जी, जिन्होंने स्थान लिया है कृष्ण कुमार जी का स्थान इन्होंने लिया है। इसके अलावा साथियों जो सेल का महत्वपूर्ण कार्य है, उसके जो प्लांट है वो देखिएगा, छत्तीसगढ़ में भिलाई इस्पात प्लांट है और उड़ीसा में राउरकेला स्टील प्लांट है और पश्चिम बंगाल में दुर्गापुर स्टील प्लांट है और झारखंड में बोकारो स्टील प्लांट है। ये सभी साथियों चारों में पूछा जाता है कि दूसरी पंचवर्षीय योजना में कौन स्थापित हुआ, तो भिलाई, राउरकेला और दुर्गापुर ये दूसरी पंचवर्षीय योजना में स्थापित हुआ और बोकारो साथियों तीसरी पंचवर्षीय योजना में स्थापित हुआ था। और पूछा जाता है भिलाई किसके सहयोग से स्थापित हुआ, तो रूस देश के सहयोग से। और दुर्गापुर किसके सहयोग से, ब्रिटेन देश के सहयोग से। और राउरकेला किसके सहयोग से, जर्मनी के सहयोग से। और बोकारो साथियों भी रूस के सहयोग से। तो बोकारो और भिलाई BB से जो है वो रूस के सहयोग से हुआ, दुर्गापुर ब्रिटेन के सहयोग से DB, और JR जर्मनी के सहयोग से राउरकेला, और
तीन जो है राउरकेला, भिलाई और दुर्गापुर, ये दूसरी पंचवर्षीय योजना में स्थापित हुए, यानी एक साथ सब हुए। जो बोकारो वाला है, बेकारो वाला है, बोकारो वाला है, वो अलग हो जा रहा है। थोड़ा सा बस इसी से आप हिंट दे करके दिमाग को याद कर लीजिएगा कि जो बेकार वाला है, बोकारो वाला है, वो लास्ट है, यानी कि अलग है इन लोग से। ये तीनों जो है दूसरी पंचवर्षीय योजना में और ये तीसरी पंचवर्षीय योजना में। इसलिए आपको हम बता सकते हो कि बहुत बार एग्जाम में पूछा गया और कंफ्यूजन होकर के हम लोग गलती कर देते हैं, आगे गलत नहीं करेंगे। चौथा प्रश्न, हाल ही में विश्व दूरसंचार एवं सूचना समाज दिवस कब मनाया जाता है, मनाया गया? उत्तर हो जाएगा 17 मई। हमने पढ़ा था 17 मई को हर साल 17 मई को हर साल विश्व दूरसंचार एवं सूचना समाज दिवस मनाया जाता है। हर साल 17 मई को विश्व दूरसंचार एवं सूचना समाज दिवस मनाया जाता है। इसका उद्देश्य लोगों को यह बताना कि मोबाइल, इंटरनेट और संचार तकनीकी समाज और विकास के लिए कितना जरूरी है। पांचवा प्रश्न, हाल ही में सीटीबीसी बैंक ने गिफ्ट सिटी गुजरात में पहली बार शाखा खोली है। इसका संबंध किस देश से है? सीटीबीसी ये बैंक है साथियों, ये बैंक है ताइवान का। एशिया महाद्वीप का देश है ताइवान, जिसकी राजधानी है ताइपे। ये ताइवान की बैंक है। इसने हमारे भारत के गुजरात के गिफ्ट सिटी में अपना अपना शाखा खोला है, ब्रांच खोला है। तो गिफ्ट सिटी क्या है साथियों? गिफ्ट सिटी फुल फॉर्म इसका गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंशियल टैक्स सिटी। ये हमारे भारत का स्मार्ट सिटी है साथियों, और ये इंडिया फर्स्ट स्मार्ट सिटी है। और एक और आप स्मार्ट सिटी सुने होंगे, ढोलेरा स्मार्ट सिटी। ढोलेरा भी गुजरात में है और गिफ्ट सिटी भी गुजरात में है, और दोनों स्मार्ट सिटी है। बस अंतर क्या है गिफ्ट सिटी और ढोलेरा स्मार्ट सिटी में, अभी आप समझ जाएंगे कुछ देर में। ताइवान का सीटीबीसी बैंक ने गिफ्ट सिटी गुजरात में पहली बार शाखा खोला है। यह गिफ्ट सिटी में आने वाला पहला ताइवानी बैंक है, ताइवान जिसकी राजधानी ताइपे है। ये देखिए साथियों गिफ्ट सिटी का यह इमेज है। यहाँ हमने कहा कि धोलेरा सिटी और गिफ्ट सिटी में क्या अंतर है। धोलेरा सिटी साथियों ये विनिर्माण एक मैन्युफैक्चरिंग हब वाला एक स्मार्ट सिटी है। मैन्युफैक्चरिंग हब वाला स्मार्ट सिटी है धोलेरा गुजरात का। और इंटरनेशनल फाइनेंशियल टेक सिटी है। इंटरनेशनल फाइनेंशियल टेक सिटी है, अंतरराष्ट्रीय शहर के रूप में है गिफ्ट सिटी। दोनों गुजरात में ही है। अगला छठा प्रश्न, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने एएमसीए कार्यक्रम सुविधा की आधारशिला कहाँ रखी है? हमारे देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, उन्होंने अभी हाल ही में साथियों आंध्र प्रदेश में एएमसीए एक कार्यक्रम की फैसिलिटी का स्थापना किया है। देखिए आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं चंद्रबाबू नायडू, रक्षा मंत्री है राजनाथ सिंह। इन लोगों ने साथियों एएमसीए कार्यक्रम सुविधा की आधारशिला रखी, और उद्घाटन किसने किया? हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किया है। राजनाथ सिंह ने आंध्र प्रदेश में कोर इंटीग्रेशन एंड टेस्टिंग सेंटर की आधारशिला रखी गई। यहाँ स्टील फाइटर जेट का निर्माण होगा। किसका निर्माण होगा? स्टील फाइटर जेट का निर्माण होगा। स्टील फाइटर जेट का मतलब हुआ कि वो जो है दुश्मन देश के रडार में नहीं आएगा, इसीलिए स्टील से निर्मित किया जाता है। ऐसा फाइटर जेट जो दुश्मन के रडार में आसानी से न पकड़ में आए, उसी को होता है स्टील फाइटर जेट। इसका निर्माण होगा कहाँ पर? आंध्र प्रदेश में। और आंध्र प्रदेश में कहाँ पर साथियों? तो पुट्टापर्थी श्री सत्या साई डिस्ट्रिक्ट में। पुट्टापर्थी जगह पर, और डिस्ट्रिक्ट पूछा जाएगा श्री सत्य साई डिस्ट्रिक्ट आंध्र प्रदेश में। एएमसीए जो है इसका फुल फॉर्म पूछा जाए तो क्या होगा? एडवांस मीडियम कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट। एडवांस मीडियम कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट के लिए कोर इंटीग्रेशन एंड टेस्टिंग सेंटर आंध्र प्रदेश में पुट्टापर्थी श्री सत्या साई डिस्ट्रिक्ट में शुरू हुआ है साथियों। अगला, हाल ही में यूनिफाइड भारत ई चार्ज किसने लॉन्च किया है? उत्तर हो जाएगा भारी उद्योग मंत्रालय। हमारे देश का जो भारी उद्योग मंत्रालय है उसने एक यूनिफाइड भारत ई चार्ज ऐप लॉन्च किया है, सिस्टम लॉन्च किया है। जैसे साथियों यूपीआई है वैसे यूबीआई है, यूनिफाइड भारत ई चार्ज। अगर आपको आपके पास इलेक्ट्रिक व्हीकल है, इलेक्ट्रिक व्हीकल गाड़ी है, तो आप उससे संबंधित जो चार्जिंग स्टेशन है उसका जानकारी प्राप्त करिए। आप उसका ऑनलाइन डिजिटल भुगतान भी, उसका पेमेंट भी ऑनलाइन कर दिए। इन्हीं सब चीजों के लिए एक इंटीग्रेटेड साथियों यूनिफाइड ऐप है ये, यूनिफाइड भारत ई चार्ज। जैसे आप साथियों यूपीआई चलाते हैं, डिजिटल पेमेंट करते हैं, यूबीआई चलाएंगे आप, यूनिफाइड भारत ई चार्ज, तो आपको जितने भी चार्जिंग स्टेशन, ईवी चार्जिंग स्टेशन है, उनकी जानकारी इसमें मिलेगा, और आपकी गाड़ी को भी कनेक्ट करके उसके भी बैटरी की जानकारी मिलेगा, और आप डिजिटल पेमेंट भी, ऑनलाइन पेमेंट भी कर सकते हैं इस यूनिफाइड भारत ई चार्ज से। इसको किससे लॉन्च किया? भारी उद्योग मंत्रालय ने। भारी उद्योग मंत्रालय ने इसको लॉन्च किया है। भारत हैवी इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड यानी भेल, भारत हैवी इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड भेल और नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया एनपीसीआई, इन दोनों ने मिल करके यूनिफाइड भारत ई चार्ज बनाया है। जिसने साथियों यूपीआई को बनाया, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, इसको बनाया था एनपीसीआई ने। एनपीसीआई ने साथियों इसको बनाया 2016 में,
और एनपीसीआई खुद बना साथियों 2008 में। एनपीसीआई को किसने बनाया था? तो इंडियन बैंकिंग एसोसिएशन और आरबीआई। आरबीआई और इंडियन बैंकिंग एसोसिएशन ने 2008 में एनपीसीआई को बनाया, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, और एनपीसीआई ने 2016 में यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस को बनाया। अभी एनपीसीआई और भारत हैवी इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड ने मिल करके साथियों, भारत हैवी इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड इलेक्ट्रिकल लिमिटेड है, इसने मिल करके यूबीआई को बना दिया है। यूनिफाइड भारत ई चार्ज नाम से एक प्लेटफॉर्म बनाया है। उद्घाटन किसने किया? तो उद्योग मंत्री हमारे एच डी कुमार स्वामी है, इन्होंने इसका उद्घाटन किया, इसको लॉन्च किया है। तो थोड़ा सा भेल के बारे में देखिएगा। भारत हैवी इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड, कोप्पू सदाशिव मूर्ति इसके वर्तमान में चेयरमैन प्रमुख है, कोप्पू सदाशिव मूर्ति। भेल का गठन कब होता है? 1956 में। भेल का गठन कब होता है? 1956 में। हमारे देश की महारत्न कंपनी है भेल, और हेडक्वार्टर इसका कहाँ पर है? न्यू दिल्ली में। इसी तरह से मिलता जुलता है, कंफ्यूजन वाला नाम और है बेल। भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड, भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड और भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, ये भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड साथियों बेंगलुरु में है, बेंगलुरु में है बीईएल, और भेल है नई दिल्ली में, ध्यान रखे रहिएगा। अगला प्रश्न, मेरा भारत मेरा योगदान अभियान हाल ही में किसने शुरू किया है? मेरा भारत मेरा योगदान अभियान को अभी हाल ही में साथियों दिल्ली ने शुरू किया है, दिल्ली राज्य ने शुरू किया है। दिल्ली की मुख्यमंत्री हैं रेखा गुप्ता, इन्होंने शुरू किया है मेरा भारत मेरा योगदान अभियान। दिल्ली से, नई दिल्ली नहीं साथियों, दिल्ली से शुरू किया गया है। क्या है देखिएगा, छोटे कदम बड़े बदलाव, मिलकर बनाए मजबूत भारत। हफ्ते में 2 दिन वर्क फ्रॉम होम करिए, और सप्ताह में 1 दिन जो है नो व्हीकल डे, मनो गाड़ी मोटर न चलाइए। पब्लिक ट्रांसपोर्ट का ज्यादा से ज्यादा उपयोग करिए। फ्यूल कंजर्वेशन करिए, यानी कि जो एनर्जी है, ऊर्जा है, उसका बचत करिए। और ऑनलाइन मीटिंग लेने का कोशिश करिए। पर्यावरणीय संरक्षण करिए, पर्यावरण का संरक्षण करिए। देश के लिए योगदान और राष्ट्र के प्रति समर्पण करिए। इसी चीज के लिए शुरू हुआ है मेरा भारत मेरा योगदान। कहां पर? दिल्ली में शुरू किया गया है। दिल्ली सरकार ने मेरा भारत मेरा योगदान अभियान नाम से 90 दिन का अभियान शुरू किया। कितने दिन का? 90 दिन का। इसका उद्देश्य लोग बिजली, पेट्रोल, डीजल और दूसरे संसाधनों की बचत करें, ज्यादा से ज्यादा भारतीय सामान खरीदें और देश की मदद करें। अगला और अंतिम प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य ने समान नागरिक संहिता लागू करने की मंजूरी दी है? तो साथियों, सबसे पहले तो आप याद रखिएगा कि समान नागरिक संहिता सबसे पहला लागू किया गोवा राज्य ने पुर्तगालियों के समय में। फिर जब संविधान लागू होता है 1950 के बाद, तो अनुच्छेद 44 लिखा गया है समान नागरिक संहिता। इसको लागू करने वाला पहला राज्य है उत्तराखंड। और आज हम पढ़ रहे हैं कि असम सरकार ने, हेमंत बिश्व शर्मा ने भी अनाउंस किया है कि असम में समान नागरिक संहिता लागू होगा। ध्यान रखिएगा सारा फैक्ट। उत्तर हो जाएगा 9 का सी, असम। असम मंत्रिमंडल ने मुख्यमंत्री हेमंत बिश्व शर्मा के दूसरे कार्यकाल की पहली बैठक में राज्य में समान नागरिक संहिता लागू करने की मंजूरी दे दी है। देखिए असम ने किया साथियों, तो असम का स्ट्रेटेजी के, असम की राजधानी है, असम की राजधानी है दिसपुर। असम का प्रसिद्ध त्योहार है बिहू, और बिहू 3 होता है, माघ बिहू, बोहाग बिहू और कांटी बिहू। अंबुबाची मेला यहाँ पर होता है, माजुली महोत्सव होता है। माजुली नदी द्वीप दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप असम में है, ब्रह्मपुत्र नदी पर है साथियों। बैसागु त्योहार, देहिंग पटकाई, और इसके अलावा आठ आठ साथियों यहाँ पर 8 राष्ट्रीय उद्यान है, नेशनल पार्क है, और 4 यहाँ पर टाइगर रिजर्व है। ये भी बात ध्यान रखिएगा। ये है क्या साथियों? ये समान नागरिक संहिता क्या है? किसी भी देश, किसी भी जाति के लोग हों, किसी भी धर्म के लोग हों, उनके लिए एक कानून सिर्फ रहेगा। जैसे अगर कोई हिंदू धर्म से संबंधित है तो हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम नहीं लागू होगा। मुस्लिम है तो उसका जो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड है वो नहीं लागू होगा। ईसाई है तो उसका जो है जो धार्मिक कानून वो नहीं लागू होगा। सिख है, पंजाबी है तो उसका जो आनंद मैरिज एक्ट है, जैसे हमारे देश में जितने भी अलग अलग धर्म के लोग हैं उनका अपना धार्मिक कानून है साथियों। तो वो हमारा धार्मिक कानून जातिगत कानून नहीं माना जाएगा, सिर्फ हमारे देश का संविधान हमारे देश का कानून माना जाएगा। समान नागरिक संहिता, सबका एक कोड रहेगा, उसे ही कहा जाता है समान नागरिक संहिता। गोवा ने साथियों सबसे पहले लागू किया था, पुर्तगालियों के समय से ही, जब संविधान नहीं था, जब अनुच्छेद 44 खुद नहीं था, तभी गोवा में लागू हो गया था। लेकिन संविधान बनने के बाद पहली बार अनुच्छेद 44 को उत्तराखंड ने लागू किया, और आज हम पढ़ रहे हैं कि असम राज्य ने इसको लागू करने की घोषणा की है। तो ये था साथियों आज का 9 महत्वपूर्ण करंट अफेयर। कैसा लगा क्लास? फीडबैक जरूर दीजिएगा। कोई भी डाउट होगा तो कमेंट करिएगा। बाकी मिलते फिर अगले क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।